नमस्कार दोस्तों, हम विश्व इतिहास के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे और समझते होंगे। आज हम फ्रांस के क्रांति के बाद एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। जनरल कंपटीशन के दृष्टि से पूरे यूरोपीय महाद्वीप में जो क्रांति हुई है उससे लेकर कुछ मोटे तौर पर क्वेश्चन आते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझने के लिए हमको विश्व इतिहास के इस अध्याय को समझना पड़ेगा। विश्व इतिहास की नींव आती है फ्रांसीसी क्रांति से ही। फ्रांस के क्रांति 1789 ईस्वी में जो होती है उसको लेकर के जो बाद में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना बाकी देशों में आने लग जाती है। तो इस तरह से पुनः राजा का शासन स्थापित हो जाने से फ्रांस में उस तरह के पहले जैसा माहौल नहीं रह पाता है। फ्रांस के क्रांति के बाद यूरोप में क्रांति की लहर फैल जाती है। यूरोप में फ्रांस के क्रांति पहले से एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में रहती है वह 1815 ईस्वी तक कायम रहता है। यहाँ तक नेपोलियन के द्वारा शासन किया जाता है लोकतंत्र के आधार पर। इन 15-20 सालों में नेपोलियन ने पूरे यूरोप में घूमकर राष्ट्रवाद की नींव डालती है। अगर हम देखें कि 1789 के बाद यूरोप को किस तरह से देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि पूरा यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया साम्राज्य के अंतर्गत आता था और यह जो फ्रांस है जहां से फ्रांसीसी क्रांति का नींव रखा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रांस के क्रांति के तत्पश्चात 1789 के क्रांति के बाद पुनः फ्रांस में राजवंश का शासन स्थापित किया जाता है, राजतंत्र लाने का प्रयास किया जाता है और यह काम किया जाता है उस समय के सबसे महान या फिर कह सकते हैं कि सबसे निरंकुश शासक, महत्वाकांक्षी शासकीय शासक मेटरनिख के द्वारा। मेटरनिख चाहता है कि फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र स्थापित किया जाए। 1814 ईस्वी में नेपोलियन जब इस तरह का काम दूसरे देशों में जाकर राष्ट्रवाद जगाने का काम करने लगा तो ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख ने नेपोलियन को 1814 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को समाप्त करने के बाद मेटरनिख ने वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में होता है जो कि ऑस्ट्रिया के राजधानी पड़ता है वियना, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के ही शासक थे मेटरनिख। मेटरनिख एक काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक हुए ऑस्ट्रिया के। आप देख सकते हैं कि यही मेटरनिख है, मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रिया के शासक रहते हैं। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन होता है जिसमें हम देख रहे हैं कि वियना में इस संधि का उद्देश्य कुछ था। उद्देश्य क्या देख रहे हैं कि इनका उद्देश्य था कि फ्रांस में या फिर कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में राजतंत्र ही स्थापित रहे। इसका अगला देख रहे हैं कि 1800 आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना 1815 द लैंड ऑफ इटली वाज स्टिल डिवाइडेड। हम इटली का एरिया 1815 के बाद भी विभाजित रहता है। इस संधि में देख रहे हैं कि मेटरनिख ने सभी इलाका को बांट दिया करता है। इटली में एक स्थान है रोम को यह दे देते हैं पोप के हाथ में। पोप या फिर कह सकते हैं कि पादरी वर्ग के लोगों में दे दिया जाता है रोम का इलाका। एक इलाका है लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी तथा वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहता है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया के शासक शासन करते हैं। एक इलाका रहता है परमा तथा मोडेना, मोडेना और टस्की। परमा, मोडेना और टस्की, इन सब इलाका में हैब्सबर्ग का शासन चलता है। हैब्सबर्ग भी एक अलग वंश है शासक का। देखिए, यह इलाका है परमा, मोडेना और टस्कनी। यह तीनों इलाका इतना दूर परमा, मोडेना और टस्की हैब्सबर्ग के हाथ में रहता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ सिसिली द्वीप और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स को दे दिया जाता है फ्रांस के हाथ में।
फ्रांस के जो वंश चलता है कौन, बुर्बो वंश, तो बुर्बो वंश के हाथ में दे दिया जाता है और यहाँ का शासक बना दिया जाता है फर्डिनेंड को। किसको, फर्डिनेंड। फर्डिनेंड यहाँ पर राज करते हैं। सिसिली से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है। यह भूमध्य महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। तो सिसिली पर और नेपल्स पर हस्तक्षेप हो जाता है फ्रांस के शासक का। रोम पर कब्जा हो जाता है किसका, पोप लोगों का। परमा, मोडेना और टस्की पर शासन किसका हो जाता है, हैब्सबर्ग का। ऊपर देख रहे हैं कि इलाका है लोम्बार्डी और यहाँ है वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर हो जाता है ऑस्ट्रिया का राज। बाकी ये जो इलाका बच गया पीडमाउंट और सर्डिनिया, तो पीडमाउंट और सर्डिनिया को वहीं के राजा के हाथ में छोड़ दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, उसके बावजूद इटली कई क्षेत्रों में, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। वियना सम्मेलन हुआ क्यों था, तो वियना सम्मेलन हुआ था कि पूरे फ्रांस में या फिर पूरे यूरोप में दोबारा से राजतंत्र लाने का प्रयास किया जाए। नेपोलियन ने 1789 के बाद पूरे यूरोप में घूम करके प्रजातंत्र लाने का प्रयास किया और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास किया और इसका उद्देश्य ही था कि हम पुनः राजतंत्र की स्थापना करेंगे, लोकतंत्र को हटा देंगे। यह सोच रखे थे कौन, तो यही साहब मेटरनिक ने। मेटरनिक का यह प्रयास सफल रहा, कुछ हद तक सफल रहा, तो ऐसा काम हो गया। अब चलिए इसी को एक एक देश के बारे में पढ़ना है। पहले देखेंगे कि फ्रांस के राजा यहाँ ने इटली में आए हुए शासन करने के लिए, जबकि फ्रांस देख रहे हैं कि यह फ्रांस और यहाँ भूमध्य मेडिटेरियन सी बगल में यहाँ से इटली का इलाका शुरू हो जाता है। तो फ्रांस और इटली, तो यहाँ के राजा शासन करने यहाँ क्यों आएंगे, सिसिली में, नेपल्स में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ इलाका है सर्डिनिया और यह है पीडमाउंट। तो सर्डिनिया और पीडमाउंट वहां के इटली के शासक के, राजा के हाथ में रहा। सिसिली द्वीप और नेपल्स द्वीप, इन दोनों पर फ्रांस के शासन हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं रोम और पेपल्स स्टेट, इन दोनों इलाका पर रोम पोप का शासक हो गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया, इन दोनों पर किसका हो गया है, तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का शासन हो गया है, ऑस्ट्रिया के शासक का। यहाँ देखते हैं परमा, मोडेना और टस्कनी, इन तीनों इलाका में शासन हो गया है किसका, तो हैब्सबर्ग राजवंश का। तो इस तरह से इटली कई टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो हम इस चैप्टर में पूरे यूरोप के देशों में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र लाने के प्रयास को समझेंगे और उसके वजह से जो क्रांति होती है उसी क्रांति को समझेंगे। तो पहला देख रहे हैं कि हमको इटली देश के बारे में पढ़ना है कि इटली का एकीकरण, इटली को एक करना है। भाई इतना टुकड़ों में इटली बटा हुआ है कि आगे चल के देश का रूप नहीं ले सकता है। ये लोग हमेशा, अगर इस तरह से माहौल रहेगा तो हमेशा इन लोगों में ही आपस में लड़ाई होता रहेगा। तो इटली के लोगों को जनता के अंदर राष्ट्रवाद आती है और ये लोग एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इसके वजह से इटली को ऑस्ट्रिया से लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इटली पर कब्जा ऑस्ट्रिया के राजा किए हुए हैं। देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सिसिली द्वीप है, यहाँ देखिए कि लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, परमा, मोडेना, टस्कनी, और यहाँ पर इलाका जो है रोम वाला इलाका है। रोम, यहाँ पोप लोग रहेंगे, पोप लोग शासन करेंगे। यहाँ पर अगर हम अच्छी तरह से मैप को समझने का प्रयास करें तो देखते हैं कि सिसिली पर फ्रांस का कब्जा हो गया, यहाँ भी फ्रांस हो गया, यहाँ पर पोप लोग हो गए। टस्कनी पर हो गया हैब्सबर्ग का, मोडेना पर हैब्सबर्ग, परमा पर भी हैब्सबर्ग का, लोम्बार्डी पर हो गया ऑस्ट्रिया का, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का, लोम्बार्डी पर भी ऑस्ट्रिया का, और पीडमाउंट पर हो गया इटली के जो सबसे पश्चिमी इलाका है तो इटली का ही रहा। पीडमाउंट और सर्डिनिया वहां के किंग का शासन रहा, राजा का शासन रहा। वियना सम्मेलन के बाद यूरोप के देशों में पुनः राजतंत्र का शासन आ जाता है। तो एक देश के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बाद हम देखेंगे कि इटली किस तरह से टूटा हुआ है, तो इटली के बारे में देखेंगे। इसी तरह से फिर इटली के बाद देखेंगे कि यह क्षेत्र बढ़ते जाता है। स्विट्जरलैंड के बारे में आ जाएगा, स्विट्जरलैंड के बाद देखेंगे पोलैंड के बारे में, पोलैंड के बाद देखेंगे कि आ जाता है हॉलैंड के बारे में पढ़ने के लिए, नीदरलैंड, हॉलैंड के बारे में पढ़ने के लिए आएगा। इसी के बाद फिर ब्रिटेन के बारे में, इंग्लैंड में भी देखने को मिल जाता है यह क्रांति।
तो फ्रांस में जो यह 1789 के क्रांति के हुआ, उसके बाद पुनः राजा का शासन आ गया, और फिर से राजा का शासन आने के बाद राजाओं द्वारा कौन कौन से गलत नियम अपनाए जाते हैं, जिसके बाद दोबारा से फ्रांस के जनता विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो हम पुनः शुरू करते हैं एक बार फिर फ्रांस के क्रांति 1789 के बाद पुनः क्रांति शुरू हो जाती है 1815, एक नया युग का शुरुआत। देखिए 1789 ईस्वी के बाद जिस तरह से नेपोलियन ने राज किया और पूरे यूरोप में घूम करके राष्ट्रवाद का प्रचार किया, इसको नतीजा हो गया कि 1814 ईस्वी में जाना पड़ा। इसका नेपोलियन का एंड गेम हो गया फ्रांस से। इसके बाद 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ, इसके बारे में हम समझे, और पुनः 1815 के बाद दोबारा आ जाते हैं फ्रांस में, और मेटरनिक द्वारा दोबारा से 1815 के बाद बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन बुर्बो राजवंश में अगला शासक कौन? क्यों? क्योंकि हम लोग लुई 14वां के बारे में देखे थे, लुई 15वां के बारे में देखे, लुई 16वां के बारे में देखे, लुई 17वां के समय समझे कि आ गया नेपोलियन ही, या फिर लुई 16वां को समाप्त ही कर दिया गया, कोई छोटा बच्चा इसको मार दिया गया। लुई 16वां 3 भाई थे, जिसमें लुई 16वां थे, चार्ल्स दसम थे, और एक भाई तो स्वयं हो गए लुई 16वां, और एक हो जाएंगे कौन? तो लुई 18वां, और लुई 17वां लुई 16 का अगला कहिए कि युवक कह सकते हैं कि अगला उत्तराधिकारी था, लेकिन इसको मार दिया गया था छोटा एज में ही। हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि पूरे खानदान, जो बुर्बो राजवंश के पूरे खानदान को देखिए कि यह जो आदिवासी जो बाल की तरह इतना घने लंबे बाल हैं, यह कौन है? लुई 14वां। इसके बाद ये जो कर्ली हेयर, ये हमारे कौन साहब हैं? लुई 15। इसके बाद अगला शासक देखिए, यही है लुई 16वां, जिनकी पत्नी क्या थी? मैरी एंटोनेट। ये किस लिए फेमस थे? तो इनका कथन था आई एम द स्टेट, मैं हूं राज्य, हम ही राज्य हैं। लुई 15 इनके बारे में कथन एक प्रचलित हुआ था कि मेरे शब्द ही हैं मेरे कानून। लुई 16वां फेमस है किस लिए? तो यह मदद किए थे अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति में। यह फेमस है मैरी एंटोनेट के लिए। यह फेमस है फ्रांसीसी क्रांति 1789 के लिए। और इन्हीं के बाद जो इनका जो अगला जो आया वारिस लुई 10, 5, 2, 17, लुई 17 का इसको छोटा एज में ही इसको टारगेट करके मार दिया गया, ट्रेजिक डेथ। लुई 16 एक छोटा बालक, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मासूमियत चेहरे पर दिखाई दे रही है। खैर, अब आगे देख रहे हैं लुई 18, अगला फ्रांस के शासक बनते हैं लुई 18वां। ध्यान से पिक्चर तस्वीर को देख लीजिए, एक ही साथ आपको यह मौका मिल रहा है देखने का। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि लुई 18वां एक घोषणा पत्र जारी करता है। जब वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में होता है, तो अगला शासक बन जाते हैं बुर्बो राजवंश के फ्रांस में लुई 18वां, और इसने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया। कहा कि यह समान नागरिक का घोषणा पत्र है, जो कि फ्रांस में हमेशा लागू रहेगा, भले ही राजा कोई भी रहे। लेकिन 1815 ईस्वी के बाद 1815 ईस्वी के बाद वियना कांग्रेस के बाद शासक बदल जाते हैं, और आ जाते हैं नया शासक, जिनका नाम क्या रहता है? चार्ल्स दसम। यह अगला भाई हो गए, उन्हीं के वंश के, बुर्बो राजवंश के ही यह व्यक्ति दिख रहे हैं भाला लिए हुए दोनों हाथ में, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स दसम। तो चार्ल्स दसम बन जाते हैं यहाँ के अगला शासक, और यह एक बड़ा ही प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। प्रतिक्रियावादी क्या होता है? बहुत जल्द ही कोई रिएक्शन कर दे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप किसी को एक्शन कीजिएगा तो आपको भाई रिएक्शन मिल जाएगा, यानी कि हर क्रिया के बराबर और उल्टा दिशा में एक और क्रिया होता है, तो उसे ही प्रतिक्रिया कहते हैं। तो यही प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। यदि जानता फ्रांस के कोई भी ऐसा गलत काम या फिर राजा के खिलाफ कोई भी बात बोलता, तो यह तुरंत कार्रवाई कर देता। यानी कि अब एक तरह से खराब राजा आना शुरू कर दिया है। लुई 18वां जानता था
लुई 18 यह समझ रहा था बात को कि किस तरह से 1789 ईस्वी में जो क्रांति जनता ने की थी फ्रांस की, किस तरह से मारा गया था फ्रांस के राजा को। तो यह थोड़ा बहुत समझदार था और समझदारी से काम लिया कि समान नागरिक अधिकार जारी कर दिया, घोषणा पत्र, कि सभी नागरिकों को समान अधिकार रहेगा, कोई उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, कोई भी व्यक्ति रहे, सबको समान अधिकार मिलता रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा घमंड, निरंकुश टाइप के व्यक्ति हो गया, निरंकुश शासक आ गया फिर से फ्रांस में, चार्ल्स दशम। और जो यह नियम लगाया हुआ था, घोषणा, संवैधानिक घोषणा पत्र, यह संवैधानिक लोकतंत्र में कुछ परिवर्तन कर दिया। संवैधानिक लोकतंत्र, यह संवैधानिक लोकतंत्र में जो अधिकार जनता को दिया हुआ है, यह इसको छीनने का प्रयास कर दिया। कौन? चार्ल्स दशम। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोलेगनिक। क्या? पोलेगनिक। और यह भी राजा के जैसा ही था, जैसा राजा वैसा प्रधानमंत्री। दोनों ने मिल करके लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया फ्रांस में, और दोबारा से फ्रांस में क्रांति का रूप लेना शुरू कर दिया। 1830 ईस्वी में, 1830 25 जून 1830 ईस्वी को लोगों ने पेरिस में विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। एक पूरा माहौल गर्माहट का बन गया। चार्ल्स दशम को इंग्लैंड भागना पड़ा। फ्रांस छोड़ करके चार्ल्स दशम भाग गए कहां? इंग्लैंड। हालांकि देख रहे हैं कि तो क्रांति नहीं हुआ, यह तो हो गया एक तरह से प्लासी की लड़ाई के जैसा। यहाँ तो राजा लड़ाई नहीं किया, यहाँ के राजा भाग गया कहां? इंग्लैंड। और इसी क्रांति को, इसी खतरनाक जनता के रूप को कहा जाता है कि जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। इस दिन क्या हुआ था? तो राजा ने अध्यादेश जारी कर दिया था कि हाँ, संविधान में जो बात कहा गया है उसको समाप्त किया जाए, कुछ कुछ बातों को। इसीलिए जुलाई में यह क्रांति देखने को मिल गया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। न जाने क्यों ऐसा हुआ फ्रांस में कि जो भी क्रांति हुई वह जुलाई में हुआ। 1789 में जो लोग बेस्टिल पर चढ़ाई किए थे, वह भी किए थे 14 जुलाई। इसके बाद यह क्रांति भी हुआ 1830 में, यह भी हुआ जुलाई 1830। अगला बारे में हम फिर पढ़ेंगे और वही आएगा फिर से दोबारा जुलाई 1848, अंतिम लड़ाई। तो देख रहे हैं कि यहां तक क्या हो गया कि राजा छोड़ के भाग गए, चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गए। और यहाँ के जनता ने अब कहा कि फ्रांस में कोई भी वंश बुर्बो राजवंश का दोबारा से नहीं आएगा। बुर्बो राजवंश हमेशा के लिए फ्रांस से पत्ता कट गया। अब अगला नया वंश फ्रांस में आया, जिसका नाम क्या था? आर्लेयंस वंश। क्या? आर्लेयंस वंश, आर्लेयंस। तो फ्रांस में अब एक नया वंश आ गया जिसका नाम क्या है? आर्लेयंस वंश। और आर्लेयंस वंश के नया राजा बने जिनका नाम क्या था? लुई फिलिप। और यह जो नियम लगाता था वह बड़ा ही उदारवादी नियम हुआ करता था। उदारवादी क्या होता है? जनता के हित के लिए, यह कोई भी काम किया तो जनता के हित के लिए। चूंकि नया वंश आया है, फ्रांस में वंश बदल गया, अच्छा काम नहीं करेगा तो इसे भी हटा दिया जाएगा। उदारवादी नियम किस तरह का लगाया? तो इन्हें स्वर्णिम कह सकते हैं, सोना के जैसा। स्वर्णिम मतलब क्या होता है? अच्छा, खुशहाल, बढ़िया बात है, सबके हित के लिए है। तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया, यानी कि सभी मध्यम वर्ग को खुश रखने का प्रयास किया कि ये लोग अगर खुश रहेंगे तो हमारा गद्दी भी सलामत रहेगा। इसीलिए इस नियम को कहा जाता है कि इन्होंने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया था। अगर आप देखेंगे तो यही है लुई फिलिप ने जो उदारवादी नियम लगाया, लेकिन 1840 ईस्वी में इन्होंने अपना नया प्रधानमंत्री बनाया। किसको? गीजो को। गीजो नामक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, जो कि राजा हैं लुई फिलिप। इन्होंने एक गीजो जो था, यह भी पहिलका जैसा ही था, प्रतिक्रियावादी कहिए या कह सकते हैं निरंकुश कहिए, सब बात एक ही है। निरंकुश व्यक्ति था, किसी की बात नहीं सुनता, खाली राजा के सुनता था। आगे चल के क्या किया कि कोई भी फ्रांस में आर्थिक विकास का काम ही रोक दिया। आर्थिक विकास नहीं होने लगा फ्रांस में। आर्थिक विकास क्या होता है? देखिए, भारत में एक से एक योजना आते रहते हैं।
अर्थ के विकास, पैसा के विकास के लिए, जैसे नया कोई स्कीम लॉन्च हो गया कि यहाँ से लेके मान लेते हैं बिहटा से लेकर के पूरा नौबतपुर में एक पुल बनेगा, एलिवेटेड पुल, समझिए कि कितना लोगों को, वहां के लोगों को काम मिल सकता है, बहुत मिल जाएगा। यहाँ राजा पुल में भी देखिए कि राजा बाजार से लेकर के पूरा रुकनपुरा सिजू तक यहाँ पुल बन गया। परसा से लेकर के पूरा समझिए कि कोई स्टेशन है, परसा स्टेशन से मीठापुर एरिया तक पूरा एलिवेटेड, हर जगह पुल ही पुल बन रहा है। यानी कि बिहार के पटना इस जिला में पूरा आर्थिक विकास का काम हो रहा है। यहाँ के लोगों को धंगच के मिलेगा काम, और इस तरह से आर्थिक विकास आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास रोजगार रहेगा, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या होगा जब राजा ऐसा योजना लाना बंद कर दे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कोई सामाजिक विकास नहीं होने लगा। सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है? तो समाज के विकास करने के लिए कुछ शिक्षा व्यवस्था को बदलिए। जिस तरह से बिहार के देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पहले से काफी कुछ सुधर चुका है। के पाठक यही नाम है, हाँ। तो इन लोगों ने जिस तरह से बिहार के शिक्षा में विकास का निर्णय लिया है, एक अलग ही रूप ले लिया है, सभी लोगों को समस्या होने लगी है। देखिए, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, इन लोगों ने कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि फ्रांस के जनता बेरोजगार हो गई, भूखमर हो गई, इन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं रहा। तो इन लोगों ने अब क्या किया कि राजा के खिलाफ मोर्चा उठाना चालू कर दिया और पहुंच गए कहाँ? पेरिस। जहाँ राजा नहीं रहेगा वहीं ना जाएगा, जहाँ राजा रहेंगे वहीं जाएंगे सब। तो पेरिस में आ गया विरोध करने के लिए लुई फिलिप के। एक बार फिर से जहां भागा था चार्ल्स दसम, फिर से भाग गया लुई फिलिप भी। कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड ये सब के देखल हो गया लगता है, इंग्लैंड चल जरा तुरंत टिकट कटा के। इंग्लैंड चला गया कौन? लुई फिलिप, यह भी भाग गया, और गीजो पकड़ा गया दोनों भागा, बच गया। तो इसके बाद फिर क्या हो गया कि पेरिस में यह समय कहिया था तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में लोग मार्च कर दिए, लोग पहुंच गए। और इसका फायदा उठाया कोई तीसरा आदमी। कहते हैं जब घर में आग लगेगा तो तीसरा फायदा उठाएगा। दो गो भाई लड़ेगा घर में तो तीसरा वाला फायदा नहीं उठाएगा। देखिए, जिसका नाम क्या था? थियर्स। तो थियर्स के नेतृत्व में इन सभी जो भूखे लोग आए हुए थे पेरिस में, खाना खिलाया सबको, आओ सब गरीब आदमी खाओ बैठ के। जितना मन हुआ भोजन, विशाल भोजन का आयोजन कर दिया, जिसको कहा गया विशाल भोजनालय। विशाल भोजनालय का आयोजन किया और सभी लोग खूब भरपेट खाया। फिर थियर्स कहा कि एक काम करो, सब चढ़ाई कर दो। केकरा पर? लुई फिलिप पर। तो इन लोगों ने चढ़ाई कर दिया। भूखे जानता खिलाया, ओकरे ने गुण गाएगा। खिला दिया खाना थियर्स और चढ़ाई करवा दिया लुई फिलिप पर। थियर्स चढ़ गया। थियर्स के कहने पर सभी जो जनता थी, गुस्साई जनता, चढ़ गया लुई फिलिप पर। लुई फिलिप भाग गया कहाँ? इंग्लैंड। चलिए भाग गया। इसी क्रांति को कहा गया कि यह क्रांति जाकर रूप ले लिया था 48 ईस्वी में, तो इसे जुलाई 1848 के क्रांति कहा जाता है। और फिर निर्णय लिया गया, कहा कि साला बार बार आता है कोई नया वंश और वही कमाना शुरू कर देता है, गद्दी का फायदा उठाना चालू। पावर मिल जाने पर किसी को भी थोड़ा सा अहम आ जाती है कि हम हैं अहम, बाकी आप लोग हैं सामान्य। तो ऐसा हो जाने से अब यहाँ के जनता परेशान हो और कहा कि फ्रांस में कोनो वंश नहीं चलेगा, अब चलेगा तो खाली लोकतंत्र। और जेकरा भी काबिलियत रहेगा अपना प्रतिनिधि बनेगा और चुनाव के द्वारा जाएगा सत्ता में। कहा गया था ना, वही बात कहा गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो वाकई उसके काबिल होगा। तो जो काबिल होगा वो लोकतंत्र में जाएगा। देखिए, इसके बाद कुछ लोकतंत्र संभालने के लिए कुछ नेता लोग आ गए, जिनका नाम क्या था? ला मार्टी। ला नहीं जानिए, का कीजिएगा जान के। देखिए, एक नेता आ गए थे लुई ब्ला। ये आगे समाज सुधारक वाले नेता। ये सब लोग लूटपुट करना चालू कर दे। कहा कि भाई अगला बार कोची किया गया चुनाव, कहा कि अब बिना चुनाव के नहीं होगा। 1848 में ही फ्रांस में चुनाव किया गया और चुनाव के तहत अब कहा गया कि जो कोई भी 21 साल से ऊपर है उन सबको वोट का अधिकार दे दिया गया। और जहां वोट मिलता है ओकरे तो कहते हैं कि यह क्या है? लोकतंत्र है। तो मिल गया। फ्रांस पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश बन गया 1848 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ अभी भी
महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। भारत एक ऐसा संवैधानिक देश है जो एक ही बार में महिला तथा पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार दिया है। और यह फ्रांस देश अभी भी पुरुष जो 21 साल के हैं वो लोग वोट दे रहे हैं, न कि महिला दे रही है। महिला जा करके आप लोग देखिएगा, शायद 1946 में ऐसा हुआ है कानून, 1946 में वोट देना शुरू हुआ। तो इतना तक जो बात देखें, यहाँ तक पूर्ण हुआ फ्रांस के एकीकरण। तो फ्रांस के एक तरह से यहाँ एकीकरण क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र हुआ। लेकिन अगला जो अब हम फिर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, उसमें हम देखेंगे कि अभी पूरे यूरोप का हो रहा बात, अभी अध्याय नहीं समाप्त हुआ है। पूरे यूरोप में अभी हम मात्र एक देश पर हैं, फ्रांस। फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हो गया, अब फ्रांस पूरी तरह से लोकतंत्र बन गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस के राजा जो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया वाला, वह किस तरह से इटली को तोड़े हुए है। तो क्या इटली में फ्रांस के देख के यहाँ के लोगों को खून नहीं खोलेगा, राष्ट्रवाद नहीं आएगा? तो इटली में अब होगा इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। इसी तरह से तोड़े हुए है ऑस्ट्रिया के लोगों को भी लगा कि हमारे राजा जो है अच्छा नहीं है, तो ऑस्ट्रिया भी अपना चाहे कि हम भी एकीकरण कर ले। उसी तरह से जर्मनी में भी लगेगा कि जो लोगों को कि हम जर्मनी का एकीकरण कर लें। तो अब हर देश का हम एकीकरण पढ़ने वाले हैं। अब सब सरकार मिल के इधर उधर एरिया किए हुए था, तो सब अब जनता मिल करके अपना एरिया डिसाइड करेगा और चुन के एकीकरण करेगा। तो धन्यवाद।